नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अगर इतिहास का कोई अंधेरा अध्याय हो तो आप क्या करेंगे? उस धब्बे को छुपाने की कोशिश करेंगे या फिर उससे सीख लेने की? रेत में सर गड़ाकर शर्मसार करने वाली हकीकत से भागेंगे या फिर आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि ऐसा अंधेरा और लज्जित करने वाला अध्याय फिर कभी ना लिखा जाए? अक्सर होता यही है, हम अपनी राष्ट्रीय शान या देश के गौरव की खातिर अतीत के सुनहरे पन्नों को दिखाते हैं, लेकिन कालिख को छुपा देते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जिस दौर से गुजरा और वहां नस्लवाद के नाम पर जो कत्लेआम हुए, बच्चों से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं और युवाओं पर जो बीती, वो एक शर्मनाक अध्याय है। प्योर रेस यानी नस्ल की शुद्धता के नाम पर नाजी हुकूमत और हिटलर की सरपरस्ती में यहूदियों के साथ बाकी समुदाय के लोगों पर जो बीती, वो रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। ऐसे कानून बनाए गए जिसमें जर्मन अपने समुदाय के बाहर किसी से शादी नहीं कर सकते थे और ना कोई बाहरी समुदाय का इंसान किसी जर्मन से शादी कर सकता। यह दौर 1920 से शुरू होता है और 1945 तक चलता है। पहले विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप अस्त व्यस्त हो गया, ईसाईयत के बीच पहले से मौजूद यहूदी विरोधी भावनाओं को एक अंध राष्ट्रवाद ने हवा देनी शुरू की। यूरोप में लाखों लोग मारे जाते हैं, कई तो हमेशा के लिए कहां गए पता नहीं चलता। जहरीली गैस चैम्बर से लेकर यातना केंद्रों तक मानवता को शर्मसार करने वाली कहानियां लिखी गई। लेकिन अगर आप जर्मनी जाएं तो पाएंगे कि इस देश ने अपने इस अंधेरे अध्याय को छुपाया नहीं, बल्कि उसे अपने साथ रखा। हिटलर की प्रतिमा नहीं लगाई, पर उन यादों के स्मारक बनाए। इस दौर में हिटलर की नस्लवादी सोच और साम्राज्यवादी मंसूबों के मरकज में एक डिपार्टमेंट काम कर रहा था और उसका नाम था गेस्टापो। यह हिटलर का ऐसा हथियार था जो क्रूरता की सारी हदें पार कर गया, जो संविधान से ऊपर था। उस दौर में गेस्टापो जो करता वही संविधान था। उस वक्त ऐसे स्वयंभू संगठन बने जो कानून की परवाह नहीं करते, क्योंकि कानून के रखवालों के हाथ उनके ऊपर थे। आज प्राइम टाइम में जर्मनी के कोलोन शहर से यह रिपोर्ट, जो आपको एक ऐसे म्यूजियम के भीतर दाखिल करती है जहां आपकी मुलाकात गेस्टापो के कारनामों से होगी और इतिहास के उन पन्नों पर नजर डालने का मौका मिलेगा जिसे जर्मनी ने छुपाया नहीं, बल्कि अपने बच्चों को वो सब दिखाया है, समझाया है। अभी हम मौजूद हैं जर्मनी के कोलोन शहर के एनएस डॉक सेंटर में। एनएस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जो इस बात का समृद्ध गवाह है कि नाजी दौर में क्या क्या हुआ, जब हिटलर का शासन था उस वक्त यहूदियों के साथ और खासतौर से राजनीतिक बंदियों के साथ क्या क्या हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब कोलोन पूरी तरह से तबाह हो गया, तब भी ये बिल्डिंग बची रही और आज ये एक झरोखा खोलती है उस इतिहास को समझने के लिए जो आपके लिए और हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोलोन जर्मनी के प्रमुख और ऐतिहासिक शहरों में एक। अपनी अल्हड़ मिजाजी और मौज मस्ती के लिए मशहूर। लेकिन इस फिल्म में दिख रही ये तस्वीर 1945 की है, जब दूसरे विश्व युद्ध में ये शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया। दूसरा विश्व युद्ध यूरोप को लाखों लोगों की कब्रगाह बना गया और दे गया हमेशा के लिए दर्दनाक यादें। कोलोन का ये नेशनल सोशलिस्ट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नाजी काल में मारे गए और सताए गए लोगों की ढेरों स्मृतियों का गवाह है। साधारण सी दिखने वाली ये इमारत, जिसे एलडी हाउस भी कहा जाता है, 1930 और 40 के दशक में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की सीक्रेट पुलिस का दफ्तर हुआ करती और यहां राजनीतिक बंदियों को कैद कर इन्हीं कोठरियों में यातनाएं दी जाती और यहीं उनमें से ज्यादातर को कत्ल कर दिया गया। इस सीक्रेट पुलिस को गेस्टापो के नाम से भी जाना जाता।
ये हिटलर का खास हथियार थी जो उस वक्त सत्ता का केंद्र बन गई। गेस्टापो जो है वो पॉलिटिकल पुलिस का नाम है। गेहाइम स्टाट्सपुलित्साई, गेहाइम स्टाट्सपुलित्साई इज गेस्टापो। तो इट इज अ सीक्रेट पुलिस, और सीक्रेट पुलिस का मेन फोकस था पॉलिटिकल पुलिस। लेकिन याद कीजिए कि गेस्टापो और उसका एक एडजंक्ट एसएस, इन लोगों ने ही सारा जो मतलब यहूदी विरोधी जो जनसंहार था, इनका आयोजन इन्हीं लोगों ने किया, इसी डिपार्टमेंट ने किया। तो ये सीक्रेट पुलिस की स्थापना हुई थी 1933 में। गेस्टापो की कैद में लोगों के पास तड़पने और आखिर में मरने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन जिन लोगों को यहाँ कैद किया गया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए रूह कंपा देने वाली यादें छोड़ कर गए हैं। In this memorial, we have altogether 10 cells from the secret police, and here were thousands of men and women was in jail, and during the time they was here in the cells, they wrote their dreams, their fear, their things, what they think on the walls. इन कोठरियों की दीवारों पर लिखी उनकी भावनाएं हिटलर की क्रूरता और एक ऐसी अंधी सोच का चेहरा दिखाती हैं जिसमें राष्ट्रवाद के नाम पर नस्लवाद और अत्याचार की सारी हदें पार हो गई। लॉ टू प्रोटेक्ट द रेशियल हाइजीन, नस्ल की सफाई, नस्लों को के बचाव के लिए कानून पास किए गए, जिसमें यह कहा गया कि आर्य और यहूदियों की शादी भी जो के ऊपर पाबंदी लगाई गई। तो जो पहले से शादीशुदा थे उनको भी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी बाद में, बहुत सारी दिक्कतें। लेकिन अगर आप जर्मन महिला थी और आपका एक यहूदी पति था, और यदि आप उल्टा अगर आप जर्मन मर्द थे और आपके यहूदी पत्नी थी, तब भी वो बच के रह सकते थे, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। तो ये यहूदियों के विरोध में ये जो कार्यक्रम है, ये सन 33 में नहीं, ये तो सन 23 से हिटलर कहते आ रहा है। जो उसने माइन काम्फ लिखी है उसमें बार बार उसने कहा है कि मैं तो यहूदियों को सफाया करना चाहता हूं। किसी ने यहाँ अपनी माँ, किसी ने अपने पिता, और किसी ने अपने बच्चे, और किसी ने अपनी प्रेमिका के लिए संदेश लिख दिए। एक जगह यहाँ लिखा गया है, और इंग्लिश में जो इन्होंने लिखा है मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि ऑफन आई लिसन टू द वार्डन्स स्टेप एट नाइट। रात को मुझे वार्डन के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। कर्स माई हार्ट बेट, और जिस जगह पे मैं सो रहा हूँ उसकी तकलीफ मुझे सताती है। ऑफन लेट एट नाइट आई रिकॉल, और रात को मुझे याद आता है हाउ आई फील टू किस यू मिशा। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी या अपने बच्चे के लिए जो लिखा है कि मुझे तुम्हें चुम्बन करने का या तुम्हें प्यार करने का जो है उस वक्त मन करता है। सीक्रेट पुलिस का ये दफ्तर आज एक म्यूजियम की शक्ल में है। जर्मनी इतिहास के उस हिस्से को छुपाना नहीं चाहता, बल्कि यहाँ आने वाली पीढ़ियों को उस दौर की नाजी क्रूरता के बारे में बताया जाता है। इस सेंटर में अलग अलग भाषाओं में लिखे इन संदेशों के अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन में कर दिए गए हैं। लिखने वालों के बारे में बहुत नहीं पता, लेकिन जो लिखा है उसने बहुत कुछ बता दिया है। 15 साल के एक लड़के को इसलिए कैद किया गया क्योंकि उसके पास कम्युनिस्ट साहित्य होने का शक था। वो हिटलर की पुलिस के आगे नहीं टूटा और उसने मरने से पहले माँ बच्चे के रिश्ते की जो कहानी इन दीवारों पर लिखी, वो एक अद्भुत स्मारिका बन गई है। That was a 15 years old young boy was inside of this cell. He was the son of communists, and he was kept by the secret police because they thought that he had materials from the communists he will distribute, but he said nothing. And during the time he was in the cell, every evening his mother is coming. She brought
some bread for him to eat. And he wrote, this sentence is, if no one thinks about you, your mother will think about you, because every evening she's coming, speak with him and bring him a little bit of bread that he can have more something to eat. ऐसी कहानियों को सदा के लिए उनके मूल रूप में संजोने की यहाँ कोशिश की गई है। इसीलिए इस कोठरी को कांच की दीवार से बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ पर अंकित बहुमूल्य लिखावट मिट न जाए। लेकिन एक हिस्सा है जिसमें दीवारों पर लोग लिख दिया करते थे उस वक्त अपनी भावनाएं, जब वो यहाँ बंद थे, उसको अभी तक बंद करके रखा हुआ है। सर, यू हैव प्रोटेक्टेड इट, यू हैव नॉट ओपनड इट, सो व्हाट इज द रीजन, if you could tell why it is not open and why can't people go in? Because it was they are very fragile. This inscription, if many people or also one or two people go inside, the humidity they spread out, it will destroy the inscription. लोगों के आने जाने से यहाँ पर बता रहे हैं कि ये चीजें, जो लिखी हुई चीजें हैं दीवारों में, जो लिखावट है वो खराब हो सकती है, इसलिए वहां जाने के लिए इजाजत नहीं है लोगों को। पहले विश्व युद्ध के बाद बिखरे जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह के पनपने और जड़ें जमाने के लिए उपयुक्त माहौल था। लोकतंत्र पूरी तरह आया नहीं था। राजशाही पसंद रूढ़िवादी कुल बुला रहे थे, पूंजीवादी मौके की तलाश में थे और एक हारी हुई सेना के लोग बेकार घूम रहे थे। उस पीरियड के जर्मनी में कुछ ऐसे तत्व थे, औद्योगिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां और कुछ राजनीतिक शक्तियां, जिन्होंने देखा कि ये आदमी हमारा उपयोगी यंत्र के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, विरोधियों को ठोकने के लिए, कम्युनिस्टों को रोकने के लिए, गणतंत्र को स्थायी होने से रोकने के लिए। तो उन्होंने उसका उपयोग करना शुरू किया। उनको मालूम नहीं पड़ा कि कौन किसका उपयोग करेगा अंत में जाके। हिटलर की जड़ें जमती गई और स्वयंभू संगठन बनते गए, जो संविधान के ऊपर उसके मंसूबों को पूरा करने में अहम हथियार बने। प्राइवेट आर्मीज बना दी गई। एक प्राइवेट आर्मी का नाम था फ्री कोर। तो फ्री कोर एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, जो भूतपूर्व सैनिकों की फोर्स थी, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को किसी प्रकार की नौकरी दी गई और दरअसल इनका काम था राजनीतिक विरोधियों को ठोकना। यह गुंडा फोर्स था। और धीरे धीरे ऐसे संगठनों का दबदबा बढ़ता गया। गेस्टापो उसका सबसे खतरनाक चेहरा था। इन कोठरियों में सीक्रेट पुलिस इतने लोगों को भरती कि उनका दम घुटने लगता। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट और कई बंधुआ मजदूर, जो खासतौर से रूस, पोलैंड और यूक्रेन से लाए गए, इन्हें कोलोन या जर्मनी के दूसरे हिस्सों में रखा गया। इन लोगों ने दीवारों पर कभी लंबी तो कभी छोटी कहानियां लिखी। फ्रांस की मैरिनेट इसी दौर में यहां कैद की गई, जिन्होंने दीवारों पर अपने माता पिता समेत कई परिवारजनों को संदेश लिखे। मैरिनेट उस वक्त गर्भवती थी। उनकी बच्ची का जन्म यहीं हुआ, इसी कोठरी में। लेकिन मैरिनेट ने कभी अपनी बेटी को यातनाओं के बारे में नहीं बताया। When it came to the birth, she was put to a cloister, and the nuns take the baby away. Then she comes back again, and she wrote to her daughter. She wrote letters to her mother, to her father on the wall. She was very lucky because after the Second World War she got out. She was liberated by the Americans, and she found her daughter, take her and go to France back. And she never told anything about this to her daughter. In the 90s, here was a French TV team, and they make a big reportage about this inscription. And it was coming to a newspaper in France, and the daughter read this story and said, "Oh, that's my story. I know that must be my mother." And then there was only one time she can speak with her mother about this, what was happened, why she was born in Cologne, what was happened with her in the jail. And then afterwards the doctor said, "Please don't ask your mother anymore because she's very ill and it could kill her."
कोलोन के सेंट्रल जेल में कैद एक कलाकार जिसका नाम पीटर जोसेफ था। अपने साथी के साथ खुद के हालात पर उसने ये पेंटिंग बनाई। नाजी दौर में बंदियों के हालात को दिखाने वाला एक जीता जागता सबूत। सेंट्रल जेल जो है जर्मनी की, वहाँ एक आर्टिस्ट जो है जिनका नाम पीटर जोसेफ था, उनको कैद करके रखा गया। और उस वक्त आप देख सकते हैं कि बंदियों की हालत क्या थी। वो केवल कंकाल बन के रह गए थे। तो उन्होंने खुद पेंटिंग की और ये खुद की उनकी तस्वीर है और उसको लाकर यहाँ एनएस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है यहाँ पर लाकर रखा गया है, बताने के लिए कि उस वक्त नाजी दौर में क्या हो रहा था। हिटलर के दौर में जो लाखों लोग मारे गए उनमें यहूदी तो थे ही, लेकिन दूसरे समुदाय जैसे पोलैंड, फ्रांस और यूक्रेन के साथ साथ रोमानिया के नागरिकों की दास्तान भी कम दर्दनाक नहीं है। 1935 में ही उन्होंने 500 रोमानियों को पकड़कर, वो कोलोन में ही हुआ है, कोलोन का जिक्र आप कर रहे हैं, कोलोन में एक कैंप में 500 रोमानियों की तो हम बात ही नहीं कर रहे अब तक। रोमानी कौन थे? रोमानी वे लोग थे जिनको सिंती या रोमानी आज तक भी कहा जाता है और जिनको अंग्रेजी में जिप्सीज भी कहते हैं, जो एक खनाबदोश कौम है, जो कम से कम इनके 1000 साल हो गए। ये कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान से आए थे, राजस्थान से आए थे, और अभी भी देखने में लगता है कि वो किसी और नस्ल के हैं। ठीक है, उनका रंग, उनके बोलने के तौर तरीके, और वो घूमते रहते हैं। और रोमानिया का तो नाम रोमानी से आया है। 1940 में, युद्ध के शुरू होने के ठीक 1 साल बाद, 1940 में 250 रोमानी बच्चों को चेकोस्लोवाकिया से उठा दिया गया और 250 रोमानी बच्चों को ज़ाइक्लोन बी गैस के प्रयोग में एक्सपेरिमेंटली उनको मार डाला गया, देखने के लिए कि किस तरह से ये गैस काम करेगा। जिस गैस को लेकर बाद में सैकड़ों लाखों की तादाद में यहूदियों को मारा गया, उस गैस की टेस्टिंग हुई थी रोमानी बच्चों के ऊपर। ये क्रूरता की बात कर रहे हैं, ये क्रूरता के हद से बाहर है, ये हमारी कल्पना से भी बाहर है कि जो जो चीजें इन्होंने की, लोगों को मालूम होना चाहिए सब कुछ। तो एनएस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है कोलोन का, उसका ये हिस्सा जो है हमें दिखाता है कि कैसे यहूदियों का, ज्यूज का जीवन उस वक्त था और उसमें कैसे बदलाव आए नाजी दौर में। ये पहला जो हिस्सा दिखाता है वो दिखाता है कि कितना रिच जो है वो ज्यूज के वक्त में आर्ट और कल्चर था, और वो उसी समाज का हिस्सा थे जिस समाज में जर्मनी है, जर्मनी के बाकी लोग रह रहे थे। तो ये जो हिस्सा है वो उस सच को दिखाता है एक तरह से कि कैसे महिलाएं रहती थी, कैसे वो उनका समाज था अपने आप में। लेकिन जब आप यहाँ जाते हैं, ज़मीन पर अगर दिखा सके मेरे साथी, तो आपको दिखाई देता है 1932, 1933, देन 34, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब 30 का दौर हुआ तो उस वक्त हिटलर का उदय और उनका प्रभुत्व बढ़ा। तो उस वक्त उस दौर में ज्यूज के साथ जो कुछ हुआ वो यहाँ दिखाई देता है। और सबसे जो एक हॉलोकॉस्ट कह सकते हैं आप, या जिस तरह से अटैक हुआ था एक चर्च में 1938 में, उसका नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है। और उस वक्त तक ज्यूज जो है बहुत ही सब्जुगेटेड, बहुत ही एक दबी हुई जिंदगी जी रहे थे। लेकिन तीसरा कमरा है, जब 39 को आप पार करते हैं, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद आपको दिखाई देता है यहाँ किस तरह से उन्हें मारा गया, उनकी जिंदगियाँ ख़त्म की गई। और यहाँ पर हमें वो पत्र भी दिखाई देते हैं जो बहुत सारे ज्यूज ने अपने परिवार वालों को लिखे मरने से पहले, जब उनको उनकी मौत हुई उससे पहले उन्होंने अपने परिवार वालों को लिखा। तो उसका भी यहाँ पर संरक्षित करके उन चीज़ों को यहाँ रखा गया है। Mid of November 1938, it was a pogrom against the Jews, right. And this was the destroying of the biggest synagogue in Cologne. This is one of the photos we have in November of 1938. And here in the middle of this, we have last letters and postcards Jews wrote to their families before they were killed in the concentration and extermination camps. ये तमाम तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये उन युवाओं की हैं जो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे। अगर हम यहाँ पर दिखा सकें तो ये जो बॉक्स है इसमें कई सारे
जो बैजेस हैं ये वो लोग लगाते थे जो अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप, आइडियोलॉजिकल ग्रुप या दोस्ती का ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप्स भी थे, वो लोग अपनी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन फिर उन्हें पकड़ा गया और उसके बाद उन्हें एक खास तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए कहा गया जो नाजी दौर का सच है। जैसे इन्होंने यहाँ पर मिस्टर मुलर ने समझाया कि जो लोग इस तरह से मौज मस्ती की ज़िंदगी में रहते थे उन्हें बाद में इस तरह से जो है एक डिसिप्लिन तरीके से इस तरह से रहने को मजबूर किया गया, जो एक बदलाव दिखाता है उस वक्त, जिसके लिए बाद में काफ़ी आलोचना हुई हिटलर की। जर्मनी की सड़कों पर ये कहानियां आज भी दर्ज हैं। बॉन में रह रही मार्था हमें वो निशान दिखाती हैं जहां यहूदियों को अपने घरों से निकाला गया। Here you can see the live dates, yeah, and they were deported in 1942 to Minsk in Ukraine, and obviously this was a whole family, 3 family members, and no one knows what happened to these people, and there is an official declaration that these people passed away. आज जर्मनी में हिटलर का कोई स्मारक नहीं, उसे कोई याद करना नहीं चाहता, लेकिन अपनी युवा पीढ़ी को जर्मनी के लोग ये जरूर बताते हैं कि इतना याद रखना कि आगे कोई हिटलर कभी पैदा न हो। You can see and hear an interview with an old lady. When she was young, there is a story of her. She was very fascinated by Hitler and the Hitler Youth, and he was enthusiastic and works and with it because she said it was a great idea. But after the Second World War, she recognized that it was totally wrong, and she gives us an interview, and then she recapitulates what was happened, and she is very interesting to give informations to the youth today that this time of the Hitler will never get again. हर तानाशाह के कुछ वादे होते हैं। ऐसा ही एक वादा हिटलर ने भी किया, जिसकी कीमत जर्मनी समेत पूरे यूरोप को चुकानी पड़ी। He said, "Give me 5 years and you will never know this Germany again, because I do everything different before and it become great." And when the American liberates the Germans from the Hitler government, they wrote it in German way and in an English way. They wrote it in German and English because it shows, yes, this was the work of Hitler, that the whole country was destroyed. So जो बताया जा रहा है वो ये कि हिटलर ने जब सत्ता संभाली या उस सत्ता में आने की कोशिश कर रहे थे तो वो जर्मन लोगों से कह रहे थे मुझे सिर्फ 5 साल दो, मैं जर्मनी को बदल के रख दूंगा, जर्मनी का चेहरा बदल जाएगा। लेकिन जब जर्मनी में जिस तरह से उसकी बर्बादी हुई और जिस तरह से वहाँ बमबारी हुई, बम्बार्डमेंट हुआ, उसके बाद अमेरिकन ने यहाँ आकर जर्मन में और इंग्लिश में ये लिखा कि गिव मी 5 years एंड यू विल नॉट रिकॉग्नाइज जर्मनी अगेन। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और जिससे ये पता चलता है कि किस तरह से तानाशाह जो सत्ता में आते हैं वो आपसे वादा करते हैं कि वो सब कुछ बदल के रख देंगे, लेकिन उसके पीछे की नीयत, चाहे वो किसी भी विचारधारा को मानने वाले हों, वो क्या है, वो यहाँ कोलोन के इस म्यूजियम में आकर समझ में आती है। तो जर्मनी में हिटलर और नाजियों की क्रूरता हम सब के लिए एक सबक है। लोकतंत्र को जिंदा रखने और उसके खिलखिलाते रहने के लिए क्या जरूरी है और किन चीजों से बचा जाना चाहिए। और अब अस्पतालों की बीमारी। पहले हमने एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की जो बेहतरीन सरकारी अस्पतालों के बजाय बीमा कंपनियों के भरोसे चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देती है, और अब हम सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों के बीमार होने से परेशान हो रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल सवालों में घिरते जा रहे हैं, वहां बढ़े हुए बिल और लापरवाही को लेकर लगातार उन पर आरोप लगते हैं। आप कहेंगे कि हम प्राइवेट अस्पतालों में इसलिए जाते हैं क्योंकि सरकारी अस्पताल तो खुद ही आईसीयू में है। हालत यह है कि मरीजों का भरोसा सरकारी अस्पतालों से उठने लगा है। दिल्ली के शालीमार बाग को ही लीजिए, जहां मैक्स अस्पताल में एक जिंदा बच्चे को मरा हुआ बताकर परिजनों को सौंप दिया गया।
बाद में बच्चे के शरीर में हरकत हुई और उसे देखकर पता चला कि अस्पताल ने कितनी बड़ी लापरवाही की है। मामले की जांच के आदेश स्वास्थ्य मंत्री ने दे दिए हैं और अस्पताल भी अब जांच की बात कह रहा है। मेरी बच्ची के पास जाओ तो सही, मेरी बच्ची का दर्द समझो तो सही। अपनी बेटी के जुड़वा बच्चों की पैदाइश पर नानी को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उसी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठी हुई है जहां ये बच्चे पैदा हुए। इसी 30 नवंबर को उनकी बेटी को दिल्ली के शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल में एक बेटा हुआ और एक बेटी। अस्पताल ने बताया बच्ची मृत पैदा हुई है और बेटे को इंक्यूबेटर में रखने की जरूरत है। को ये बता दीजिए, आपका एक बच्चे की सांसें चल रही हैं और एक बच्चा आपका डेड है। उसके बाद में डॉक्टर ने ये बोला इसको नर्सरी में रखना पड़ेगा। उसका आपका पहले से 3 से 4 दिन 1 लाख रुपए खर्चा है, बाद में इसका 50,000 रुपये पर डे खर्चा है। तो उन्होंने रखा इसको 3 महीने रखना पड़ेगा। कैलाश और उसके परिवार के लिए ये कुछ ज्यादा महंगा था, तो उन्होंने बच्चे को किसी छोटे अस्पताल में ले जाने का फैसला किया, लेकिन दोपहर तक उन्हें बताया गया कि बेटा भी गुजर चुका है। फिर दोनों बच्चे एक प्लास्टिक बैग में परिवार को सौंप दिए गए, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले घर वालों ने देखा कि बेटा बैग में हिल रहा है। वो भागे भागे पास के अस्पताल पहुंचे, पता चला वो जिंदा है, हालांकि अभी गंभीर हालत में है। एक पैकेट के अंदर कुछ एक्टिविटी से हलचल सी हुई, तो हमें शक हुआ, मैं शायद कुछ क्या गड़बड़ है, मैं बच्चा हिलसा रहा है। तो हमने वही पैकेट फाड़ा तो उसमें 2-3 पन्नी 2-3 कपड़े थे। तो बच्चा हमने जब निकाला तो बच्चा सांसें ले रहा था। फिर हमने देर ना करते हुए तुरंत बच्चे को हमने पास के एक अग्रवाल नर्सिंग होम है पीतमपुरा के अंदर, वहाँ पे एडमिट कराया। बच्चा अभी भी वहाँ पे सांसें ले रहा है और जिंदा है। अब इस मामले की पुलिस जांच शुरू हो गई है। अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा है 22 हफ्ते का समय से पहले हो गया बच्चा बिना जीवन की हरकत के सौंपा गया था। हमने एक व्यापक जांच शुरू की है, तब तक डॉक्टर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। बहुत दुखदायी विषय है और मैंने पहले कहा कि ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसके लिए हर तरीके की एक्टिविटी को हमको और आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने दिल्ली सरकार को, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को कहा है कि इस बात का नोट किया जाए और इस पर तुरंत नेसेसरी एक्शन लिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और सख्त कार्रवाई का वादा किया है। मैक्स अस्पताल ने कहा है कि उन्होंने अपनी एक इंटरनल इंक्वायरी जारी कर दी है। गवर्नमेंट ने भी एक इंक्वायरी जारी कर दी है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि इंक्वायरी से क्या होगा। वो अब अस्पताल के बाहर बैठे हैं ये कह के कि वो तब तक नहीं हिलेंगे जब तक जस्टिस ना हो। 7 साल की आद्या पिछले दिनों फोर्टिस अस्पताल में चल बसी। उसे डेंगू था और अस्पताल ने माँ बाप को 16 लाख का बिल थमा दिया। इससे भारत में ढह रहे स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे का सुराग मिलता है। गंगाराम अस्पताल के शिशु रोग विभाग में एक्यूट इमरजेंसी की जरूरत वाले मरीज को फौरन देखा जाता है, जबकि अगर ऐसी इमरजेंसी ना हो तो बच्चे को 15 मिनट से 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये बच्चे की जरूरत पर निर्भर करता है। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट ऐसा वार्ड होता है जिसमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा है। डॉक्टर और नर्स कोशिश करते हैं कि पूरी एहतियात बरतें। एनडीटीवी की टीम ने भी शूट करते हुए ये पूरी सावधानी बरती। एक बच्चा कुछ ही देर पहले आया है, हमें फौरन 6 ग्लव्स की जरूरत थी। और ये और ऊपर जाता है, औसतन एक स्थिर मरीज पर 10 तक, लेकिन एनेस्थीसिया की जरूरत वाले मरीज पर 50 से 70 तक हम एहतियात बरतते हैं। इन्फेक्शन इन दिनों जानलेवा हो गया है। डिस्पोजेबल सर्जिकल ग्लव्स की कीमत 75 से 100 रुपए के बीच पड़ती है। किसी डेंगू मरीज के लिए अस्पताल में 3 दिन रहने का खर्च 20,000 रुपए आता है और सिर्फ 10% मरीजों के पास बीमा होता है। जो मरीज आईसीयू में आते हैं उनका केस कॉम्प्लिकेटेड होता है। उनको मल्टी ऑर्गन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, मगर अस्पतालों को एमआरपी बढ़ा चढ़ाकर नहीं लेनी चाहिए। 2016-17 में देश भर में सीजीएचएस की लिस्ट वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ 143 शिकायतें आईं। उन पर दाखिले से इनकार करने, कैशलेस सुविधा न देने, बढ़े हुए बिल और इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए।
आद्या सिंह की मौत के बाद फोर्टिस ने 16 लाख का बिल बना दिया। अब एक सरकारी कमेटी उन पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। परिवार का आरोप गलत इलाज का है। हाल ही में एक मेडिकल रिसर्च और प्रैक्टिस जर्नल की एक स्टडी में पाया गया कि अस्पताल छोड़ने वाले मरीजों की मुख्य वजह आर्थिक दिक्कतें हैं। ये सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का नतीजा है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय मेडिकल आयोग गठित करने की सलाह दी थी, जो इस पेशे के मानकों और उसूलों पर नजर रखेगा। हमारे यहाँ इसकी कमी है और जानकार लोगों को इसका हिस्सा होना चाहिए। नेशनल मेडिकल कमीशन। भारतीय स्वास्थ्य सेवा में अभी भी काफ़ी कमियां हैं। 75% लोग अभी भी वैसे हैं जो मेडिकल एक्सपेंडिचर अपने ही पॉकेट से देते हैं, जिसके लिए कई बार उनको अपने एसेट्स बेचने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में ज़रूरत है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ही स्ट्रेंथन और सशक्त किया जाए। शशिकांत झा के साथ स्निग्धा बासु, NDTV। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद यूपी की चुनावी हलचल देखिए हमारी खास रिपोर्ट यूपी के निकाय चुनाव पर। यूपी नगर निकाय के चुनावों में 16 नगर निगमों में से 14 पे बीजेपी और 2 पे बीएसपी चुनाव जीत गई है। समाजवादी पार्टी अपना एक भी मेयर नहीं जिता पाई। हालांकि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में उसे काफी सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी खराब परफॉर्मेंस के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है। योगी ने अपनी टीम के साथ मुंह मीठा किया। पहले इम्तिहान में कामयाब रहे हैं। पार्टी दफ्तर पे जश्न का माहौल था। हालांकि चुनाव लोकल बॉडीज का था, लेकिन सीएम ने पूरे यूपी में 26 रैलियां की और उनके साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल लगा रहा। पिछले 8 महीने के दौरान हमारी सरकार ने लोक कल्याणकारी जो निर्णय लिए हैं उसकी परिणति, संगठन ने उन कार्यक्रमों को निचले स्तर तक पहुंचाने में जो योगदान किया है, इसलिए सामूहिक सफलता का परिणाम नगर निकाय चुनाव के ये परिणाम है। योगी के सीएम बनने के बाद प्रदेश में ये पहला चुनाव था, इसलिए इसे उनकी साख से जोड़कर भी देखा जा रहा था। ये चुनाव 652 नगर निकायों के लिए था, जिनमें 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतें थीं। लेकिन 16 नगर निगमों में आगरा, कानपुर, झांसी, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद और अयोध्या बीजेपी ने और मेरठ और अलीगढ़ बीएसपी ने जीत ली। कांग्रेस की बुरी हार पे भी योगी ने चुटकी ली। जो लोग गुजरात के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नगर निकाय में उनका खाता नहीं खुल पाया और अमेठी में भी उनका बिल्कुल सफाया हो गया है, तो सुपड़ा साफ हो गया है। इन चुनावों में पोलराइजेशन की काफी कोशिशें की गई। कोई नेता रैलियों में किसी कौम के लिए अपशब्द बोलता रहा, कोई भरी जनसभा से राम और बाबर के बीच चुनाव बताता रहा, तो कोई वोट ना देने पे सबक सिखाने की धमकी देता रहा। लेकिन इनमें से किसी के भी खिलाफ ना तो चुनाव आयोग ने कोई ध्यान दिया और ना ही पुलिस ने। सरकार कहती है कि यह उसकी नीति नहीं है। बहुत कुछ बोला जाता है। गुजरात में देखिए क्या नहीं बोला जा रहा है मोदी जी को, अमित शाह जी को या उनको। लेकिन पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो कतई किसी भी माने में आप उसको डिविसिव या पोलराइजिंग एजेंडा नहीं बोल सकते। अखिलेश यादव ने चुनाव में बिल्कुल प्रचार नहीं किया। पार्टी में तमाम लोगों का कहना है कि योगी की तरह अगर वो भी प्रचार करते तो पार्टी को इसका फायदा मिलता। लेकिन पार्टी अपनी खराब परफॉर्मेंस के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराती है। नगर निगम है जहाँ पे ईवीएम से वोटिंग हुई है, वहाँ पे रिजल्ट जरूर एक तरफा है और मुझे लगता है कि इसमें शासन का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग और पूरी तरह की बेईमानी सामने अभी और आएगी। पुलिस पे भी तमाम ज्यादतियों के आरोप लगे। बिजनौर में 14,000 वोट से जीते नगर पालिका चेयरमैन मुअज्जम खान कुछ पोस्टल बैलेट पे आपत्ति कर रहे थे, लेकिन आराम से बातचीत कर रहे चेयरमैन को पुलिस ने धक्के मारे, पीटा और उठा करके बाहर फेंक दिया। बुलंदशहर में और मेरठ में जीत का जश्न मना रहे बीएसपी कार्यकर्ताओं पे 3 जगह पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश में योगी के पहले इम्तिहान के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं।
कार्यकर्ताओं में इससे उत्साह है और 2019 के चुनाव के लिए ये नतीजे उनको नई ताकत देंगे। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।